तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय तथा चक्रण गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, है ना। कभी कभी क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है, अथवा करके लिख लो, बोहर मैग्नेटोन, लिखो बोहर मैग्नेटॉन, बोहर मैग्नेटॉन से क्या तात्पर्य है, बोहर मैग्नेटॉन से क्या तात्पर्य है, इसका मान लिखिए, अभी दोनों क्वेश्चन सेम है, मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे सेम है। चलिए सबसे पहले हम इसका आंसर लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको चुंबकीय आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त करना है, और बोहर मैग्नेटॉन क्या है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो लिखो, माना m द्रव्यमान का एक इलेक्ट्रॉन, माना m द्रव्यमान का एक इलेक्ट्रॉन, m द्रव्यमान का एक इलेक्ट्रॉन नाभिक की परिक्रमा करता है, नाभिक की परिक्रमा करता है, ठीक है। मैंने लिखा है, माना m द्रव्यमान का एक इलेक्ट्रॉन नाभिक की परिक्रमा करता है, ठीक है। आगे लिखो, कोणीय संवेग का परिमाण, कोणीय संवेग का परिमाण, कोणीय संवेग का परिमाण LH/2 पाई है, LH/2 पाई है। यहाँ पे आपको बताऊंगा L क्या है, H क्या है, ये बताऊंगा। कोणीय संवेग का परिमाण LH/2 पाई है, जहां H प्लांक नियतांक है, L तथा L के बारे में लिखो, तथा L इलेक्ट्रॉन के केंद्र से होकर जाने वाले, तथा L इलेक्ट्रॉन के केंद्र से होकर जाने वाले, इलेक्ट्रॉन के केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष के परितः, इलेक्ट्रॉन के केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, एवं कोणीय वेग का गुणनफल है, यहाँ पर L जो है इलेक्ट्रॉन के केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण और कोणीय वेग का गुणनफल है। L जो है जड़त्वाघूर्ण और कोणीय वेग का गुणनफल है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, अर्थात L जो है ये है जड़त्वाघूर्ण इंटू कोणीय वेग, ये मैं कह रहा हूँ। मतलब L की वैल्यू I ओमेगा है, I जड़त्वाघूर्ण है और ओमेगा कोणीय वेग है। तो यहाँ पर जो L है वह है I ओमेगा, ठीक है। L क्या है बोल रहा हूँ मैं, बोलो L क्या है जी, I ओमेगा। बताओ I की वैल्यू कितना होता है, सब जानते होगे, mr² होता है, बताया गया होगा, पता है। जड़त्वाघूर्ण I जो है mr² होता है, द्रव्यमान गुणे लंबवत दूरी का होल स्क्वायर, है ना। तो I जो होता है ये mr² होता है, तो L बराबर आ जाएगा I mr², है ना। L बराबर क्या आ जाएगा, I
नहीं, एम आर स्क्वायर ओमेगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ आर ओमेगा किसके इक्वल होता है? एम आर इंटू आर ओमेगा लिख दो। बताओ आर ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? याद करो, वी होता है ना? याद रखना, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। वी रैखिक वेग है और ओमेगा कोणीय वेग है। वी जो है रैखिक वेग है, ओमेगा कोणीय वेग है, और ये फार्मूला है, दोनों में रिलेशन है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो बताओ एल इज इक्वल टू क्या आया? बोलो, एल इज इक्वल टू क्या है बताओ? एम वी आर आ गया। एल इज इक्वल टू क्या आ गया जी? बताइए। एम वी आर। यहाँ पर एम क्या है, वी क्या है, आर क्या है बताओ, तीनों बताओ चलो। एम क्या है, वी क्या है, आर क्या है? जहाँ पहले एम के बारे में बताओ, एम क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। चलिए, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, एम जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ओके, है ना? वी क्या है? वी इलेक्ट्रॉन का रैखिक वेग है ना? इलेक्ट्रॉन का वेग बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन का वेग है। ओके, और आर क्या है? आर बताइए। इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूम रहा है उस कक्षा की त्रिज्या हुआ, है ना? मतलब इलेक्ट्रॉन जो है जहाँ घूम रहा है उस कक्षा की त्रिज्या, इसलिए बोल रहा हूँ। देखो, जैसे मान लो इस प्रकार से ये नाभिक है ना, और यहाँ इलेक्ट्रॉन ये इसका सेंटर है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आर बोलेंगे। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको आर बोलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक को डिस्टेंस को आर बोलेंगे। मतलब इस कक्षा की त्रिज्या, ये जो कक्षा है इसकी त्रिज्या आर कहलाएगा, है ना? आर, आर जो है केंद्र से यहाँ तक की दूरी है ना? इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, तो बताओ आर क्या कहलाएगा? बताओ, बताइए। कक्षा की त्रिज्या, कक्षा की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन जो है कक्षा की त्रिज्या है। तो एल इक्वल टू हमने लिखा है एम वी आर। ओके, कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। लिखो, हमें ज्ञात है कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। आगे लिखो, हमें ज्ञात है कि, हमें ज्ञात है कि प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से, परमाणुओं से मिलकर बना है, मिलकर बना है। प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है। परमाणु के केंद्र पर संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है। परमाणु के केंद्र पर, परमाणु के केंद्र पर, केंद्र पर संपूर्ण द्रव्यमान, संपूर्ण द्रव्यमान, परमाणु के केंद्र पर संपूर्ण द्रव्यमान एवं धनावेशित नाभिक, धनावेशित, धनावेशित नाभिक, नाभिक में केंद्रित होता है, केंद्रित है, केंद्रित होता है। पता है ना आपको, परमाणु के केंद्र पर संपूर्ण द्रव्यमान और धन आवेश जो है वह केंद्र में क्या होता है? धन आवेश लिखो, आवेशित लिखेंगे, धन आवेश लिखो, तथा धन आवेश, धन आवेश नाभिक में केंद्रित होता है, नाभिक के अंदर होता है संपूर्ण द्रव्यमान। संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित है इसलिए बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नाभिक के द्रव्यमान की तुलना में बहुत कम होता है ना? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है, लेकिन उसका द्रव्यमान जो है वह नाभिक के द्रव्यमान की तुलना में बहुत कम होता है ना? पता है इलेक्ट्रॉन का जब द्रव्यमान निकालते हैं तो 10⁻³ रहते हैं, और जब नाभिक का द्रव्यमान निकालते हैं, नाभिक में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, उसमें 10⁻27 लिखते हैं। बताओ किसका द्रव्यमान ज़्यादा किसका द्रव्यमान कम है? बताइए।
मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, हाँ, जैसे आप लोगों को देखिए, आप लोगों को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, बताइए जिनको पता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? ये होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। और जो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। वैसे न्यूट्रॉन का भी इतना ही है, मान लो। चलो, अभी दोनों कहाँ रहते हैं? नाभिक में, है ना। और ये बाहर नाभिक के चारों ओर घूमता है। किसका द्रव्यमान ज़्यादा दिखता है, इनका कि इनका? यहाँ -31 है, यहाँ -27, बोलो। तो हम देख रहे हैं, यस, ये नाभिक का जो द्रव्यमान है ना, नाभिक का द्रव्यमान जो है ये इलेक्ट्रॉन की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब हम यही बोल देते हैं कि जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो नाभिक में केंद्रित है। यही चीज़ें हमने लिखा है। यहाँ लिखा है कि परमाणु के केंद्र पर संपूर्ण द्रव्यमान एवं धनावेश, धनावेश भी नाभिक में रहता है, एवं धनावेश नाभिक में केंद्रित होता है। पता है क्या आप लोगों को यही बात है? बोलो। चलिए आगे लिखिए। नाभिक, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर, चारों ओर, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कक्षीय गति के साथ साथ घूर्णी गति में चक्रण करते हैं। चारों ओर इलेक्ट्रॉन, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कक्षीय गति के साथ साथ, कक्षीय गति के साथ साथ, साथ साथ घूर्णी गति घूर्णी गति करते हुए, घूर्णी गति में या घूर्णी गति पर, घूर्णी गति में, घूर्णी गति में चक्रण, चक्रण गति करते हैं। ठीक है, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन कक्षीय गति के साथ साथ घूर्णी गति में चक्रण गति करते हैं। इस प्रकार से चक्रण गति भी होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की इन्हीं गतियों के कारण, देखो, इलेक्ट्रॉन की इन्हीं गतियों के कारण, गतियों के कारण, इलेक्ट्रॉन की इन्हीं गतियों के कारण परमाणु में चुंबकत्व उत्पन्न होता है। परमाणु में चुंबकत्व उत्पन्न होता है, चुंबकत्व उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन की इन्हीं गतियों के कारण परमाणु में क्या उत्पन्न होता है? चुंबकत्व। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है तो कक्षीय गति कहलाएगा, लेकिन घूमने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन चक्रण गति भी करता है। आप लोगों को पता है, जब आप लोग क्वांटम संख्या पढ़े होंगे तो 4 प्रकार के क्वांटम संख्या पढ़े होंगे, याद है आप लोगों को? क्वांटम संख्या आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, पढ़े हो ना? उसमें चौथा जो क्वांटम संख्या होता है वो चक्रण के लिए होता है ना। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन जो है कक्षीय गति करने के साथ साथ चक्रण गति भी करता है, और इन्हीं गति के कारण परमाणु में चुंबकत्व उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? चुंबकत्व उत्पन्न होता है। आगे लिखो। चक्रण करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक धारा लूप की भांति व्यवहार करता है। आगे लिखो। चक्रण करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक धारा लूप की भांति व्यवहार करता है। चक्रण करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक धारा लूप की भांति व्यवहार करता है। चक्रण करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक धारा लूप की भांति व्यवहार करता है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र संबद्ध होता है, करता है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र संबद्ध होता है।
जिससे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, संबद्ध होता है। तो आपको समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन कक्षीय गति के साथ साथ चक्रण गति करता है, घूर्णी गति करता है, जिसके कारण परमाणु में चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है ना। क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन जो कक्षीय गति कर रहा है, चक्रण गति कर रहा है, वह धारा लूप की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति व्यवहार करता है, धारा लूप की भांति व्यवहार करता है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र संबद्ध होता है। वो धारा लूप से कौन संबद्ध होता है, चुंबकीय क्षेत्र संबद्ध होता है। ठीक है, यहां तक हो गया। ओके, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, तो एक धारा भी प्रवाहित होना, धारा लूप की भांति व्यवहार होगा, धारा प्रवाहित होगा, है ना। लिखो, आगे लिखो, कोणीय संवेग L की दिशा, आगे लिखो, कोणीय संवेग L की दिशा, कोणीय संवेग L की दिशा तल के लंबवत, तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी, ऊपर की ओर होती है। कोणीय संवेग L की जो दिशा है तल के लंबवत ऊपर की ओर होती है, तथा, तो L की दिशा ऊपर की ओर होती है, तथा धारा लूप में प्रवाहित धारा, तथा धारा लूप में प्रवाहित धारा, धारा लूप में प्रवाहित धारा भी वेग से विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। धारा में प्रवाहित धारा भी वेग से विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। तो धारा लूप क्यों बन गया, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हुआ, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो गया, तो एक धारा उसमें प्रवाहित होने लगी भी वेग से, और वह जो घूम रहा है उसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लग जाती है धारा। ठीक है, आगे लिखो, दूर स्थित किसी बिंदु पर इस धारा के कारण, आगे लिखिए, दूर स्थित किसी बिंदु पर, दूर स्थित किसी बिंदु पर इस धारा के कारण, दूर स्थित किसी बिंदु पर इस धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उसी प्रकार, इस धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उसी प्रकार होगा, चुंबकीय क्षेत्र उसी प्रकार होगा जिस प्रकार द्विध्रुव के कारण प्राप्त होता है। इस धारा का चुंबकीय क्षेत्र उसी प्रकार होगा जिस प्रकार द्विध्रुव के कारण प्राप्त होता है। दूर स्थित किसी बिंदु पर इस धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उसी प्रकार होगा जिस प्रकार द्विध्रुव के कारण प्राप्त होता है। ठीक है, तब धारा लूप के संगत चुंबकीय आघूर्ण, तब धारा लूप के संगत चुंबकीय आघूर्ण, धारा लूप के संगत क्या निकाल रहे हैं, चुंबकीय आघूर्ण। इसको हमने नाम दे दिया पी, नाम दे दिया, चुंबकीय आघूर्ण को क्या नाम दे देता, पी नाम दे दिया। ओके, धारा लूप के संगत चुंबकीय आघूर्ण या PL नाम देते। चलो,
चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालोगे? चुंबकीय आघूर्ण बताओ। बोलो। चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालते हैं? हम्म? हम्म? बोलो। तो लिख लीजिए, चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला होगा, लिख लीजिए, ये होगा एरिया, मतलब उसका क्षेत्रफल, जो कक्षा का क्षेत्रफल है ना, कक्षा का एरिया, जिसको ए से नोट करेंगे, कक्षा के एरिया इंटू इलेक्ट्रॉन का मास इंटू फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, है ना। म्यू जो है घूर्णन की आवृत्ति है। लिख लो फार्मूला, जहाँ म्यू जो है, न्यू जो है, ये घूर्णन की आवृत्ति है, घूर्णन की आवृत्ति, घूर्णन की आवृत्ति, घूर्णन की आवृत्ति, है ना। और ए जो है वो कक्षा का क्षेत्रफल है, कक्षा का क्षेत्रफल, एरिया, ठीक है। एम जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का नहीं, एम नहीं आएगा, द्रव्यमान नहीं, आवेश आएगा, ई, एम नहीं, ई आएगा, सॉरी, ई, एम नहीं आएगा, ई जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश, ई, ई आएगा इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ई, ए ई न्यू, ई आवेश है, न्यू आवृत्ति है, ए एरिया है। मतलब पी एल इजिकल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, एरिया पाई आर स्क्वायर आएगा, ई इंटू न्यू, नोट कर लो। पी एल इजिकल टू आएगा ए ई न्यू, न्यू घूर्णन की आवृत्ति है, ए जो है कक्षा का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना होगा था? एरिया, त्रिज्या आर है तो क्षेत्रफल कितना होगा बताइए? हम्म? और आवृत्ति कितना होगा न्यू की वैल्यू? हाँ, पाई आर स्क्वायर। और आवृत्ति कितना होगा न्यू की वैल्यू? आवृत्ति, आवृत्ति न्यू बराबर होगा वी अपान टू पाई आर, ठीक है। वी इसका वेग है, टू पाई आर इसकी परिधि होगा, है ना। तो यहाँ पे वी अपान टू पाई आर, न्यू की वैल्यू क्या रखोगे? वी अपान टू पाई आर। तो बताइए पी एल की वैल्यू क्या आएगा? आवृत्ति जो है, आवृत्ति लिखना चाहिए, आवृत्ति, आवृत्ति जो है वी अपान टू पाई आर। बताओ पी एल की वैल्यू क्या आएगा? पी एल चुंबकीय आघूर्ण है ना, तो पी एल इजिकल टू आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर ई इंटू वी अपान टू पाई आर। भी वेग है, इलेक्ट्रॉन का वेग है, और टू पाई आर ना परिधि है उसका, सरकमफेरेंस, परिधि। तो पी एल इजिकल टू क्या आएगा? कुछ कटेगा? देखिए, कुछ कटेगा? हम्म, तो क्या बचेगा? चलिए, 1/2 आर ई वी आ जाएगा, देखो 1/2 आर ई वी आएगा। कोई डाउट है? बोलो, बोलो, कोई डाउट है? नो। चलिए, पी एल इजकल टू 1/2 आर ई वी ना, आर ई, वी इजिकल टू क्या आएगा बताता हूँ। वी इजिकल टू आएगा एल अपान एम आर, एल अपान एम आर। मैं आपको समझाता हूँ। तो ये पहले मैंने एल इजिकल टू एम वी आर बताया था, याद है? एल इजिकल टू एम वी आर, देखो, है ना। यहाँ से वी इजिकल टू क्या आएगा बताओ? एल अपान एम आर आएगा, यहाँ से वी इजिकल टू आएगा एल अपान एम आर। तो पी एल इजिकल टू क्या आएगा? कुछ कुछ कटेगा, देखो, ये आ जाएगा ई अपान टू एम एल आ जाएगा,
ठीक है ना। ठीक है, तो E/2m इंटू एल आएगा। समझ में आ गया, हाँ या ना? ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ये तो हमने इस प्रकार होता है। अगर हम इसे सदिश रूप में बताएं, है ना। अब बताओ, मैंने आपको कोणीय संवेग शुरुआत में क्या बताया था, कोणीय संवेग एल, ये देखो पी एल इजिकल टू आ गया हमारा E/2m, और एल हमारा है कोणीय संवेग, है ना, कोणीय संवेग। एल हमारा क्या है बताओ, कोणीय संवेग है, ओके, है ना। बताओ, शुरुआत में जब मैंने लिखाया तो मैंने आपको कहा था इसका जो कोणीय संवेग है वो कितना होगा, बोला था, पढ़ो, मैं लिखा है कोणीय संवेग, एकदम शुरुआत देखो, मैं एक बार बताया था, ये लिखा है, इसमें लिखा है कि कोणीय संवेग का परिमाण कितना होगा, बताओ। LH/2 है ना, H प्लांक नियतांक है, H क्या है, प्लांक नियतांक है। यहाँ जो L है ना वो कोणीय संवेग है, L क्या था, कोणीय संवेग, और उसका अगर हम पूरा परिमाण देखें तो क्या आएगा था, कोणीय संवेग का परिमाण कितना होता है बताया मैंने, बोलो, बताइए यार। अगर मैं कोणीय आघूर्ण का वेक्टर फॉर्म निकालूं तो E/2m, और कोणीय संवेग का परिमाण क्या होता है, L, बोलो क्या बताया था, LH/2 LH/2, ओके, ये कोणीय संवेग है ना, सदिश रूप में लिख सकते हो, सदिश रूप में। तो क्या आएगा पी एल इजक्वल टू, अब बताओ पी एल इजक्वल टू क्या आएगा, क्या जाएगा, EH/4πm, 4πm एल आएगा, देखो आएगा, बोलो यार, ठीक है, एल आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जो EH/4πm है इसको हम बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है, लिखो यहाँ EH/4πm को बोहर, बोहर मैग्नेटोन, मैग्नेटोन, मैग्नेटॉन कहते हैं, ठीक है। EH/4πm को हम क्या बोलते हैं, बोहर मैग्नेटॉन कहते हैं, जल्दी देख लीजिए। ठीक है, और ये किसके लिए व्यंजक है बताओ, किसके लिए व्यंजक निकला, ये क्या है हमारा, बोलो, चुंबकीय आघूर्ण, है ना। तो लिखो, इसे इक्वेशन नंबर क्या दे, 1 देते हैं, समीकरण 1, समीकरण 1 को इलेक्ट्रॉन की कक्षीय तथा चक्रण गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण के लिए व्यंजक है। समीकरण 1, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय तथा चक्रण गति, चक्रण गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण के लिए व्यंजक है, के कारण चुंबकीय आघूर्ण के लिए व्यंजक है, चुंबकीय आघूर्ण के लिए व्यंजक है, ठीक है। ये हमें निकालना था चुंबकीय आघूर्ण का व्यंजक। तो यहाँ पे EH/4πm को क्या बोलते हैं बताओ, बोलो क्या बोलते हैं जी, बोहर मैग्नेटॉन के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कठिन है, इसमें कुछ कुछ आपको याद रखना है ना। चलिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया क्या, बोलो।
एक क्वेश्चन लिखो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लिखिए, डोमेन सिद्धांत से लौह चुंबकत्व की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, डोमेन डोमेन सिद्धांत से डोमेन सिद्धांत से लौह चुंबकत्व की व्याख्या कीजिए। डोमेन सिद्धांत से लौह चुंबकत्व की व्याख्या कीजिए। लिख लिए क्वेश्चन आप लोग। तो आप लोगों को लौह चुंबकत्व के बारे में बता चुका हूं, है ना। लिखो, अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति लौह चुंबकीय पदार्थ के भी, देखो, अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति लौह चुंबकीय पदार्थ के भी प्रत्येक परमाणु का कुछ स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। पदार्थ के भी प्रत्येक परमाणु का कुछ चुंबकीय आघूर्ण होता है। कुछ चुंबकीय आघूर्ण होता है। मैं लिखा है, अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति लौह चुंबकीय पदार्थ के भी प्रत्येक परमाणु का कुछ चुंबकीय आघूर्ण होता है, परंतु इनमें कुछ ऐसी जटिल अन्योन्य अभिक्रियाएं होती हैं कि कुछ जटिल अन्योन्य अभिक्रियाएं, परंतु इनमें कुछ जटिल अन्योन्य अभिक्रियाएं होती हैं कि परमाणुवीय चुंबकों के कुछ ऐसे समूह बन जाते हैं। होती है कि परमाणुवीय चुंबकों के कुछ ऐसे समूह बन जाते हैं जिससे प्रत्येक परमाणु चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में होता है। क्या कहा? प्रत्येक परमाणु चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में होता है। प्रत्येक परमाणु चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में होता है। चलिए, पहले यहाँ तक समझाते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। हमने लिखा है, अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति लौह चुंबकीय पदार्थ के भी सभी परमाणुओं का कुछ चुंबकीय आघूर्ण होता है ना। लौह चुंबकीय पदार्थ के भी प्रत्येक परमाणु का कुछ चुंबकीय आघूर्ण होता है, परंतु
इनमें कुछ ऐसी जटिल अन्योन्य अभिक्रियाएं होती हैं कि परंतु इनमें कुछ ऐसी जटिल अन्योन्य अभिक्रियाएं होती है कि परमाणुवीय चुंबकों के कुछ ऐसे समूह बन जाते हैं, परमाणुवीय चुंबकों के कुछ ऐसे समूह बन जाते हैं जिससे प्रत्येक परमाणु चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, प्रत्येक परमाणु चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में होता है। क्या होता है बोल रहा हूं? एक ही दिशा में होता है। ठीक है, देखो इन समूहों को डोमेन कहते हैं, इन समूहों को डोमेन कहते हैं, डोमेन कहते हैं। तो लौह चुंबकीय जो पदार्थ होता है उसमें क्या होता है बता रहा हूं आपको कि कुछ ऐसी जटिल अभिक्रियाएं उसमें होती हैं कि परमाणु चुंबकों का समूह बन जाता है, परमाणु चुंबकों का समूह बन जाता है, छोटा छोटा समूह बन जाता है जिसको हम डोमेन कहते हैं, है ना। परमाणु चुंबकों का समूह बन जाता है और उस समूह के अंदर जितने भी परमाणु होंगे, जितने भी परमाणु चुंबक होंगे, सबका चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में होता है ना। जितने भी परमाणु चुंबक हैं सबका चुंबकीय आघूर्ण जो है एक ही दिशा में होता है। इस प्रकार से परमाणु चुंबकों का समूह बन जाता है, इसमें लौह चुंबकीय पदार्थ में। ठीक है, आगे लिखो, पदार्थ में इस प्रकार के बहुत अधिक डोमेन होते हैं, पदार्थ में इस प्रकार के बहुत अधिक डोमेन होते हैं, पदार्थ में इस प्रकार के बहुत अधिक डोमेन होते हैं, है ना। डोमेन क्या होता है समझ में आया? परमाणु चुंबकों का समूह है, परमाणु चुंबकों का समूह है जिसको हम डोमेन बोलेंगे। ठीक है, और पदार्थ में इस प्रकार के बहुत अधिक संख्या में डोमेन होते हैं। आगे लिखो, बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में वे इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि वे इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में वे इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि पदार्थ का परिणामी, इस प्रकार कि पदार्थ का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि पदार्थ का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में वे इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये समूह जो जिसको हमने डोमेन कहा है ना, उनके बारे में बात कर रहे हैं। वो इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि पदार्थ का जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण है वह शून्य होता है बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में, है ना। उसका जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण है वह शून्य होता है। जब इसे बाह्य क्षेत्र में रखा जाता है, जब इसे बाह्य क्षेत्र में रखा जाता है, बाह्य क्षेत्र मतलब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है ना, बाह्य क्षेत्र में रखा जाता है, जब इसे बाह्य क्षेत्र में रखा जाता है तो डोमेन क्षेत्र की दिशा में, तो डोमेन क्षेत्र की दिशा में, तो डोमेन क्षेत्र की दिशा में, तो डोमेन क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं, संरेखित हो जाते हैं। जब इसे बाह्य क्षेत्र में रखा जाता है तो डोमेन क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं एवं पदार्थ
चुंबकित हो जाता है, एवं पदार्थ चुंबकित हो जाता है, चुंबकित हो जाता है। ठीक है, मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ किस प्रकार से चुंबकित होता है लौह चुंबकीय पदार्थ, है ना। चलिए लिख लिए कि आप लोग सभी। तो हम एक डायग्राम बनाते हैं जिससे हम समझेंगे कि बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में जो डोमेन है, डोमेन मतलब परमाणु चुंबकों का समूह, परमाणु चुंबकों के समूह को हम डोमेन बोलते हैं। तो डोमेन किस प्रकार से दिखता है और जब बाह्य क्षेत्र उसमें उपस्थित हो जाता है तो डोमेन किस प्रकार से दिखता है, दोनों का डायग्राम हम बनाते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति वाला बना रहे हैं। ये देखो, ये एक कोई चुंबकीय पदार्थ है, ये चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है। और इसमें जो डोमेन है, बहुत सारे डोमेन होंगे, अभी 4 बनाए थे फिलहाल, ये चारों डोमेन है। तो इसमें जो परमाणु है, परमाणु चुंबक है, वो क्या होते हैं, व्यवस्थित रहेंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में, है ना, बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में। इस प्रकार से आप बना लीजिए डायग्राम। ये अच्छे से बनाना है ना, ठीक है। तो ये बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में, यहाँ लिख दो बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में डोमेन, ठीक है। डोमेन मतलब समझ गए, यह है चुंबकीय परमाणु चुंबकों का समूह, ठीक है जी, इस प्रकार से रहता है। अभी इसमें किसी प्रकार का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो शून्य है, अभी जो कुल जो चुंबकीय आघूर्ण है वो क्या है, शून्य। अब बाह्य क्षेत्र इसमें उपस्थित कर देते हैं, बाह्य क्षेत्र अब हम इसमें उपस्थित करते हैं, देखिए क्या अंतर आएगा, देखिएगा ये हमारा चुंबकीय पदार्थ है। ये जब इसमें बाह्य क्षेत्र आ जाता है, इधर आ गया मान लो बाह्य क्षेत्र, है ना, इस साइड आ गया बाह्य क्षेत्र, तो क्या होगा, ये इस साइड बाह्य क्षेत्र आ रहा है तो ये क्या होगा, चुंबकित हो जाएंगे इस प्रकार से। थोड़ा सा ये डायग्राम आप देखिएगा जी, क्या अंतर नजर आ रहा है डायग्राम में, देखो पहले जो था और अभी में क्या अंतर नजर आ रहा है, देखिए बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में क्या हुआ, आप बताइए, बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में क्या नजर आ रहा है, बताओ। उसका एरिया बड़ा हो गया है सर। हाँ, मतलब क्या होगा, इसमें चुंबकित हो जाएगा, पदार्थ जो चुंबकित हो जाएगा। ये देखो पहले क्या था, एकदम डिस्ट्रीब्यूट था, मतलब इसका चुंबकीय आघूर्ण शून्य था, ये इसको कैंसिल कर रहा था, ये इसको कैंसिल कर रहा था, मतलब पूरा टोटल जो है चुंबकीय आघूर्ण शून्य था। लेकिन अब ये चुंबकित हो गया, अब ये इसको कैंसिल नहीं कर पाएगा, नहीं ये इसको कैंसिल कर पाएगा, है ना। इसका भी एरिया बड़ा है, इसका एरिया छोटा है, तो ये चुंबकित हो जाएगा, है ना। यहाँ लिखो, ये बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में होगा, बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में, उपस्थिति में डोमेन, अनुपस्थिति में इसका चुंबकीय आघूर्ण शून्य था, चुंबकीय आघूर्ण क्या था, शून्य था। लेकिन जब बाह्य क्षेत्र उपस्थित हो गया तो चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होगा,
शून्य इसलिए था क्योंकि ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, तो इसका टोटल जो चुंबकीय आघूर्ण शून्य था। लेकिन यहाँ पर इसका ए एरिया बढ़ गया, ए एरिया कम हो गया, ये इसको शून्य नहीं कर पाएगा, मतलब ये चुंबकित हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम बना लिए, देखो। यस सर। ओके। लिखो एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। लिखिए, वर्जित ऊर्जा अंतराल से क्या तात्पर्य है? लिखो, वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल से क्या तात्पर्य है? वर्जित ऊर्जा अंतराल से क्या तात्पर्य है? धातुओं में वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है? धातुओं में वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है? कितना होता है? ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया आप लोग? क्वेश्चन नोट कर लिए? यस सर। चलिए, तो हेडिंग डालिए, वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल। चलिए, तो जब हम कोई पदार्थ की बात करते हैं, चुंबकीय पदार्थ की बात करते हैं, तो उसमें दो प्रकार के हम बैंड, मतलब दो प्रकार के बैंड देखते हैं। एक होता है संयोजी बैंड और एक होता है चालक बैंड। संयोजी बैंड का मतलब ये हुआ कि उसमें जितने भी परमाणु हैं वो आपस में एक दूसरे से बंधे होते हैं, वो संयोजी बैंड हो गया। लेकिन जब उसमें, जैसे चुंबकीय पदार्थ है ना, तो जब उसमें धारा प्रवाहित करते हैं या कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र मिलाते हैं, तो फिर वो एक चालक की भांति व्यवहार करते हैं। जैसे लोहा है, वो चालक की भांति व्यवहार करता है, तो एक चालक बैंड बन जाता है ना। तो एक होता है संयोजी बैंड और दूसरा होता है चालक बैंड। संयोजी बैंड का मतलब मैंने कहा कि कोई भी चुंबकीय पदार्थ है, उसके जो परमाणु हैं वो आपस में एक दूसरे से बंधे होते हैं, तो वो कहलाता है संयोजी बैंड। लेकिन जब उसमें धारा प्रवाहित किया जाता है, उस या कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में उसको रखा जाता है, तो वो क्या होते हैं, चुंबकित हो जाते हैं, है ना, क्योंकि चुंबकीय पदार्थ है, चुंबकित हो जाते हैं। तो चुंबकित हो जाते हैं तो उसमें एक चालक बैंड बनता है ना। तो लिखो, संयोजी बैंड व चालक बैंड के बीच, लिखिए, संयोजी बैंड व चालक बैंड। संयोजी बैंड समझ में आया आपको? संयोजी बैंड का मतलब ये हुआ कि कोई भी जो चुंबकीय पदार्थ है, उसके जो परमाणु है, उसका कुल चुंबकीय आघूर्ण तो शून्य होगा, मतलब आपस में बंधे होंगे, तो कहलाएगा संयोजी बैंड। चालक बैंड मतलब क्या हुआ, जब उसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा, तो क्या होगा, वह भी चुंबकित हो जाएगा, तो एक चालक बैंड का निर्माण होगा ना। तो संयोजी बैंड व चालक बैंड के बीच आवेश वाहकों के लिए, के बीच आवेश वाहकों के लिए ऊर्जा का कोई भी व्यवस्था संभव नहीं होती है। आवेश वाहकों के लिए ऊर्जा की कोई भी व्यवस्था, कोई भी अवस्था संभव नहीं होती।
क्या लिखा है, संयोजी बैंड व चालक बैंड के बीच आवेश वाहक के लिए ऊर्जा की कोई भी अवस्था संभव नहीं होती, इसे ही वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। इसे ही वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। संयोजी बैंड व चालक बैंड के बीच आवेश वाहकों के लिए ऊर्जा की कोई भी अवस्था संभव नहीं होती है, इसे ही वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ बोलता है धातुओं में वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है। तो धातुओं में तो शून्य होता है। लिखो, धातुओं में वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान लगभग शून्य होता है। धातुओं में वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान लगभग शून्य होता है। लगभग शून्य होता है इसलिए बोल रहा हूँ। कोई भी धातु ले लो आप, लोहा लो, सोना लो, चांदी लो, कोई भी आप धातु ले लीजिए, तांबा ले लीजिए, आप जैसे ही उसमें धारा प्रवाहित करोगे तुरंत प्रवाहित हो जाएगा। उसमें वर्जित अंतराल का वैल्यू लगभग शून्य होगा, तुरंत प्रवाहित हो जाएगा। कोई भी आप धातु लीजिए, आप प्रवाहित करके देख लेना। जैसे अभी आप लोग घर में जो तार लगे होते हैं वो कापर का रहता है, कापर या एल्यूमिनियम का रहता है ना। अगर कापर एल्यूमिनियम न लेके आप कोई दूसरा धातु ले लो, लोहा ले लीजिए आप, है ना, तो भी तुरंत ही प्रवाहित हो जाएगा धातु में। तो में लिखा है। लेकिन जैसे अर्धचालक होता है, अर्धचालक सुने हो तुम लोग नाम? अर्धचालक सुने हो क्या नाम? है ना, अर्धचालक है या दूसरे प्रकार की चीज़ें हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है कि संयोजी बैंड और ऊर्जा बैंड के बीच जो आवेश वाहक है उसमें थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, मतलब है ना, तुरंत प्रभावित नहीं होता है ना। तो वहाँ पर शून्य नहीं होगा, वहाँ पर जो वर्जित अंतराल की वैल्यू जो है शून्य नहीं होगा, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। तो वर्जित अंतराल क्या है, फिर से बताता हूँ। संयोजी बैंड व चालक बैंड, संयोजी बैंड व चालक बैंड के बीच आवेश वाहकों के लिए ऊर्जा का कोई भी अवस्था संभव नहीं होती है। मतलब संयोजी बैंड और चालक बैंड के बीच ऊर्जा को कोई भी अवस्था जो है संभव नहीं होती है, बोल रहा हूँ, है ना। तो ऐसे इसे ही हम वर्जित अंतराल कहते हैं। इसे भी हम क्या कहते हैं, वर्जित अंतराल। वो डिपेंड करता है पदार्थ के ऊपर कि उसका वर्जित अंतराल कितना होगा, है ना। कुचालक में तो बहुत ज़्यादा होता है वर्जित अंतराल। जो कुचालक होती है उसमें वर्जित अंतराल इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है ना। और अर्धचालक में कुछ होता है, धातुओं में तो शून्य होता है। ठीक है।